सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 8 देख रहे हैं, उपन्यास, समाज और इतिहास। महिलाएं और उपन्यास, इसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या चीजें हैं इसमें। हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं क्योंकि अब हम डिस्कशन कर चुके हैं कि कैसे नॉवेल यूरोप में या वेस्टर्न समाज में किस तरीके से उसने अपना रोल पाया और फिर उसके बाद वो उपन्यास हिंदुस्तान आई। तो कई लोगों का ये था, जब महिलाएं और उपन्यास की हम बात करते हैं तो कई लोगों को ये चिंता थी कि ये जो उपन्यास है या फिर नॉवेल जो इतनी चल रही है और इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई है, तो लोग क्या कर रहे हैं, पाठक जो है इसमें वो अपनी दुनिया से किसी और काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं जहां कुछ भी हो सकता है। ये लोगों का सोचना था। तो उन्होंने, कई लोगों ने बाकायदा पत्रिकाओं को अपना पत्र लिखे, लेटर लिखे, अपील की कि वो इस उपन्यास या नॉवेल के जो दुष्प्रभाव है या उससे जो गलत प्रभाव हो सकते हैं उस पर ध्यान दें। और खास तौर पे कई लोगों ने ये माना कि महिलाएं और बच्चे, इनको आसानी से बहकाया जा सकता है, वो बहक सकते हैं। और कई लोगों ने क्या किया, कई माँ बाप ने क्या किया कि जो नॉवेल थे ना वो अपना ऊपर उठा के रख देते थे जहां बच्चे पहुंच ना पाए। और युवा क्या करते थे, युवा तो पढ़ते थे लेकिन वो चोरी छुपे पढ़ते थे। लेकिन एक नई चीज हुई, आपको याद होगा कि, या अपने बचपन में आपकी जो दादी है, नानी है, वो आपको कहानी सुनाती थी और आपको नींद आती थी। तो ये एक हर हिंदुस्तानी घर में अमूमन चलता है। लेकिन यहां अलग हो गया था। दादी नानी मतलब ये समझ लीजिए कि मैं अगर तमिल एरिया या फिर तमिलनाडु की बात करूं तो वहां पर जो बुजुर्ग महिलाएं थी वो क्या करती थी, जो उपन्यास है वो बच्चों को देती थी कि बेटा इसको पढ़ो, और वो पढ़ के सुनती थी और बहुत उसमें आनंद लेती थी। तो उल्टा किस्सा हो गया था उस समय। अब महिलाओं की बात करें तो महिलाएं केवल ये नहीं कर रही थी कि पुरुषों ने जो कहानियां लिख दी हैं या फिर जो उपन्यास लिख दिए हैं बस उसको वो पढ़ रही थी। कई ऐसी भाषाएं हैं जिसमें हमने, अभी मैं नाम भी लूंगा उनका, तो वहां पर जो कविताएं हैं या लेख हैं या आत्मकथाएं हैं, इसमें शुरुआत तो कर दी थी जो महिलाएं हैं उन्होंने। लेकिन जैसे ही 20वीं सदी आई, उसके आरंभ में दक्षिण भारत से शुरुआत हुई है, मतलब अगर हम सदर्न इंडिया की बात करें, वहां पर महिलाओं ने उपन्यास भी लिखना शुरू किया, नॉवल भी लिखना शुरू किया और कहानियां भी लिखनी शुरू की। अब इसमें क्या हुआ कि जब महिलाएं कहानी लिखती हैं और महिलाएं इसे पढ़ती हैं तो नारीत्व की, महिला या महिलाओं के बारे में जब वो लिखती हैं तो महिलाएं जब उसे पढ़ती हैं तो एक नई परिकल्पना या एक नई सोच उभर के आती है। कई इसमें तो प्रेम कहानियां थी, जैसे, और प्रेम कहानियां कुछ इस तरीके से थी कि आप, पहले क्या होता था कि आपकी शादी हो जाती थी, महिलाओं की शादी कर दी जाती थी उनके, चाहे वो चाहे ना चाहे, अरेंज मैरिज। लेकिन अब ऐसा हो गया कि इन उपन्यासों से ये हो गया कि महिलाएं अब अपने रिश्ते स्वयं चुन सकती हैं, बकायदा मना भी कर सकती है कि मैं नहीं इनसे शादी कर रही। तो ये, इसका मतलब ये था कि ऐसे उपन्यास आए जिसमें ये चित्रण था, ये चीज दिखाई गई कि महिलाएं भी अपनी जिंदगी की खुद मालिक है। वो अब किसी के ये कहें कि अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। तो इस तरीके से कई महिलाओं ने कई ऐसी चीजें लिख डाली जिन्होंने केवल औरतों के मस्तिष्क या उनकी परिकल्पना या उनकी सोच को नहीं चेंज किया, बल्कि मर्दों की दुनिया भी बदल डाली। अब मैं उनका नाम लेता हूं, रुकैया हुसैन। कुछ एग्जाम्पल हैं ये, ऐसे तो बहुत सारे, मतलब अगर हम नाम लें तो शायद इसमें बहुत लंबा डिस्कशन चला जाए। तो रुकैया हुसैन ये 1880 से लेकर 1932 तक रही। ये समाज सुधारक थी, यानी कि सोशल रिफॉर्मर थी। अब ये विधवा थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने एक बालिका विद्यालय बनाया और उन्होंने एक बहुत बेहतरीन, अंग्रेजी में एक सुल्तान्स ड्रीम, अंग्रेजी में एक कहें एक व्यंग्यात्मक, इसको नॉवेल कह सकते हैं या फिर इससे कहें कि एक कहानी रूप इन्होंने लिखा 1905 में। सुल्ताना का स्वप्न, सुल्ताना की जो ड्रीम है या सुल्ताना की जो सोच है, और ये फैंटेसी में ले गई है, मतलब एक दूसरे विश्व में ले गई और बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा इन्होंने। व्यंग्य मतलब ये होता है कि आप किसी तरीके से, मतलब बड़े चतुरता से हास्य करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन व्यंग मतलब किसी एक सामाजिक चीज पे चोट की जाती है।
तो ये व्यंग्यात्मक चीज इन्होंने लिखी। और एक और उनका इसमें इन्होंने ये कह दिया था कि जहां पर महिलाओं ने पुरुषों की जगह ले ली, ये जो सुल्ताना's ड्रीम है कि महिलाएं अब पुरुषों की जगह ले लेंगी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक और उनका उपन्यास है रुकैया हुसैन का, जिसका नाम है पद्मराग। तो इसमें उन्होंने ये लिखा कि महिलाएं अपना फैसला खुद कर सकती हैं और अपनी दशा खुद सुधार सकती हैं। तो ये इन्होंने एक तरीके से महिला सशक्तिकरण के बारे में काफी लिखा है इन्होंने। अब कई मर्द ऐसे थे जो महिलाएं अगर उपन्यास लिख रही हैं या महिलाएं पढ़ रही हैं, उनको बड़ी शक की नजर से देखते थे। शक की नजर से इसलिए देखते थे कि हर समुदाय में आप देखें कि ऐसे कई लोग थे कि जो अगर महिलाएं कुछ कर रही हैं या महिलाएं पुरुषों के काम कर रही हैं तो शक के निगाह से देखते थे। तो ईसाई धर्म प्रचारक और बंगाली के शायद पहला जिसे हम उपन्यास कह सकते हैं, करुणा ओ फूलमणि विवरण 1852 में था ये। इनकी जो लेखिका थी हाना मुलेंस, वो अपने पाठकों को ये बताती है कि मैं जो चीज लिखती हूं ना वो गुप्त रूप से लिखती हूं क्योंकि लोग मुझ पे शक करते हैं। इसी तरीके से 20वीं सदी में शैलबाला घोष जया वो किसलिए लिख पाई? वो इसलिए लिख पाई कि उनके पति इस तरीके का आदमी नहीं थे। वो उनके पति बकायदा उन्हें संरक्षण देते थे कि चलो आप लिखो, मैं आपके साथ हूं। क्योंकि दक्षिण भारत में खास तौर पे महिलाओं और लड़कियों को इस चीज के लिए रोका जाता था, ये कहे पढ़ने के लिए उत्साहित नहीं किया जाता था, उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता था। अब जब उपन्यास लिखा जा रहा है, जैसे हमने पहले एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी इस चैप्टर की या इस डिस्कशन की कि जो भी चीज लोगों ने लिखी, जो महान उपन्यासकार हुए, उन्होंने कोई ना कोई कारण से लिखी। तो जब जाति प्रथा, निम्न जाति और अल्पसंख्यक की बात आती है, तो अगर आपको याद होगा जो चंदू मेनन साहब की इंदुलेखा है, उसमें क्या हुआ था, वो एक प्रेम कहानी थी। इसमें एक ऊंची जाति की एक समस्या, शादी में जो समस्या आती थी उसके बारे में इन्होंने लिखा, बड़ी बहुत चतुराई से लिखा था। नंबूदरी ब्राह्मण उस समय केरल के बड़े जमींदार थे। कौन साहब? नंबूदरी ब्राह्मण केरल के बड़े जमींदार लोग हुआ करते थे। और नायर भी एक ये कास्ट थी और इनका बहुत एक बड़ा तबका था जो उनके रैयत या लगानदार थे। मतलब ये बड़े लोग थे नंबूदरी ब्राह्मण, और नायर थोड़े उनसे कमतर थे। लेकिन धीरे धीरे नायर जो है वो बेहतरीन हो गए, धन अर्जित करके अमीर बन गए। और जो नई महिलाएं आ रही थी, नायर महिलाएं, उनको उन्होंने कहा कि देखो, हमको नंबूदरी ब्राह्मण ने इस तरीके से किया था, अब आप नंबूदरी ब्राह्मणों से रिश्ते नहीं रखेंगी, उनसे शादी नहीं हो सकती, या आपत्ति जताने लगे उसको। ठीक, तो वो शादी ना कर पाए उसके लिए बाकायदा कानून भी बनाया जाए, ऐसा उनका मानना था। तो ये जो विवाद है, इसको इंदुलेखा में मेनन साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। इसमें यह हुआ कि इंदुलेखा की शादी होने वाली थी, उसके लिए ये जो नंबूदरी ब्राह्मण है वो आए और उन्होंने नंबूदरी ब्राह्मण को एक बेवकूफ या नासमझ जमींदार के रूप में दिखाया, मतलब व्यंग किया उस पर। अब ये जो नायिका है जो नायर से संबंधित है, वो बड़ी समझदार दिखाई, बुद्धिमान दिखाई, और उन्होंने क्या किया कि ये रिश्ता अस्वीकार कर दिया। और उन्होंने किसको चुना? माधवन को चुना। और माधवन जो है वो बड़ा स्मार्ट दिखाया, पढ़ा लिखा दिखाया, युवा दंपति। ये शादी करने के बाद ये मद्रास आके रहने लगते हैं और माधवन सिविल सेवा में भी उसका चयन हो जाता है। अब सूरी नंबूदरी, ये जो नंबूदरी साहब आए थे, इनको बड़ी तड़प हुई कि ये इस बंदी ने कैसे मना कर दिया मुझे, जो हीरोइन थी इस इंदुलेखा की। तो वो क्या करते हैं कि उसी परिवार की एक संबंधी, मतलब ये जो महिला की बात हो रही है, उसी के एक संबंधी यानी कि रिलेटिव की करीब से शादी कर लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि चलो मैंने इंदुलेखा से ही शादी कर ली। तो ये चंदू मेनन ये इसमें बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो नायक नायिका अपने मूल्यों को अपना रहे हैं और कैसे जो नंबूदरी है, या फिर ये जो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जो पहले जमींदार हुआ करते थे और ये जो रैयत वाले थे नायर, तो जो नंबूदरी थे वो कैसे अनैतिक हथकंडे या गलत चीजें अपनाते थे, उसकी निंदा भी की और वो बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से हंसी मजाक में किया उन्होंने। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जाति विवरण, जाति के चरित्रों को उन्होंने रचा। इंदिराबाई और इंदुलेखा जैसी जो उपन्यास लिखे गए। अब हम जरा उत्तरी केरल में आते हैं। इसमें एक निम्न जाति के लेखक थे, पोथेरी
कोजाम्बू। इन्होंने 1892 में सरस्वती विजयम इस नाम का एक उपन्यास लिखा, जहां पर इन्होंने दिखाया कि कैसे कास्ट सिस्टम है और उसमें जाति का दमन हो रहा है। इसकी बड़ी इन्होंने निंदा की। इसमें यह दिखाया कि एक अछूत नायक है, जो नायक है वो अछूत है, अनटचेबल है, या कहें कि छोटी जाति से आता है। अब बहुत ज्यादा उसके ऊपर जुल्म हो रहा था, ब्राह्मण लोग बड़े जुल्म कर रहे थे, तो वो अपने शहर से निकल जाता है, ईसाई धर्म अपना लेता है, पढ़ लिख कर जज बन जाता है और वहीं पर वापस चला आता है। क्या बन के? जज बन के। और उसके बाद गांव वाले ये सोचकर कि जमींदार ने उसकी हत्या कर दी है, अदालत में मुकदमा कर देते हैं और उसमें सुनवाई होती है। और जब ये जो जज साहब हैं, जो अछूत थे पहले, और अछूत थे मतलब पहले क्या, वो अछूत थे और वो ईसाई धर्म में चले गए थे, वो अपनी पहचान खोलते हैं। और जैसे ही पहचान खोलते हैं, ये जो नंबूदरी साहब थे, जो इनको एक तरीके से बहुत इन पे जुल्म करते थे, उनको बड़ा पश्चाताप होता है, वो बहुत इसको फील करते हैं और वो सुधर जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि किस तरीके से निम्न जाति के जो नायक है वो तरक्की करके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका रेखांकन यानी कि कोई ना कोई कॉज के लिए लिखा गया था। पोथेरी कोजाम्बू साहब ने लिखा सरस्वती विजयम, ये याद रखना है। बंगाल में चले आते हैं। बंगाल में 1920 के करीब फिर से ये उपन्यास जो चीजें आई, इसमें किसानों और जो निम्न जाति है उनसे जुड़े बड़े मसले उठाए गए। एक मल्ला है, अद्वैत मल्ला बर्मन, इन्होंने तीताश एकटी नदीर नाम, इसको याद रखिएगा। इसमें इन्होंने क्या किया कि मल्लाहों के जीवन के बारे में बताया। अब मल्लाहों की बाकायदा 3 पीढ़ी इन्होंने दिखाई। एक ऐसी जगह दिखाई जहाँ पे सुहागरात में ही माँ बाप जो है वो बच्चे से बिछड़ जाते हैं, या कहें कि सुहागरात में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और माँ बाप जो है वो बेटे की कहानी इसमें जोड़ी गई। अब उन्होंने मल्लाहों के बारे में दिखाया कि कैसे उनकी के हालात थे, कैसे दोस्ती दुश्मनी होती थी, और जो बड़े लोग थे किस तरीके से उनको दबाते थे, और मल्लाह भी आपस में लड़ते थे। सब चीजें दिखाई। जमीन, ये नदी से उनका क्या रिश्ता था, और जब नदियां सूख जाती हैं तो मल्लाहों का क्या होता है, वो बेचारे मरने लगते हैं। तो निम्न जाति ये कहें कि मल्लाह क्योंकि थोड़े कमतर जाति के उस समय माने जाते थे, तो उनके बारे में बताया। लेकिन मेन चीज ये थी कि जो लिख रहा है वो भी उसी जाति का है, यानी कि ये जो साहब इनका मैं नाम ले रहा हूं, इनका नाम दोबारा समझिएगा, अद्वैत मल्ला बर्मन। इन्होंने लिखी तीताश एकटी नदीर नाम, और ये उसी मल्लाह समुदाय से आते थे, उसी समुदाय से आते थे। एक और नाम मैं लूंगा, बड़ा मशहूर नाम है, वैको मोहम्मद बशीर। अब हुआ ये कि ये मलयालम के बड़े मशहूर मुस्लिम उपन्यासकार थे। तो ऐसे समुदाय भी आने लगे, ऐसे लोग भी आने लगे इस उपन्यास को लिखने में, जिनको पहले इतना मौका नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि अब ये इसको आप इस तरीके से मत समझ लीजिए कि रिलीजन के हिसाब से, इसको इस तरीके से समझिए कि जो बशीर साहब थे, अब ये देखिए, ये बेचारे किताब अपनी जो वो बनाते थे, या फिर ये कहें कि वो छापने की कोशिश करते थे, वो बेचारे इतने गरीब थे कि वो किताब जो है घर घर जाके वो लोगों को दिया करते थे। इनकी ऐसी हालत थी, बहुत बहुत बुरा इनका मतलब उनकी हालत थी। तो बहुत सारे इन्होंने काम किए, लेकिन अब इन्होंने बशीर साहब ने क्या किया कि जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा है उसमें चीजें लिखी, और बाकायदा उन्होंने चुटिला अंदाज यानी कि व्यंग्यात्मक अंदाज लिया, और खास तौर में मुस्लिम घरों में जो होता है उनकी जिंदगी बताई। और ऐसी चीज जो है वो इनको जब लोगों ने जाना कि भाई, और बड़े अच्छे शब्दों में इन्होंने लिखा, तो ये बड़े फेमस हुए और आज भी इनका नाम लिया जाता है। इसलिए हम हिस्ट्री में इनको पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, वैकोम मोहम्मद बशीर साहब। अब बात आती है राष्ट्र और उसका इतिहास। जब हम राष्ट्र और उसके इतिहास के बारे में बात करते हैं तो एक नाम मैं आखिर में लूंगा, जो है प्रेमचंद। लेकिन उससे पहले जरा प्रेमचंद जी तक पहुंचते पहुंचते मैं आपको ये बताऊं कि जो इतिहासकार, खासतौर में जो कॉलोनियल इतिहासकार है, वो ये मानते थे, या उन्होंने जहां लिखा है उससे ये पता चलता है कि हिंदुस्तानियों को वो हमेशा कमजोर मानते थे। वो ये मानते थे कि इन लोगों का, ये कहें कि इन लोगों को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, और ये बस पुरानी चीजें या अंधविश्वास या इन सब चीजों में, पौराणिक कहानियों में ही लगे हुए हैं, ऐसी चीजों में लगे हैं। तो अब ये जो चीज थी, क्योंकि ये सब लोग अभी जब अगर कोई लिखेगा तो उसको पढ़ेंगे भी, एक उपन्यास में ये सब चीजें अगर आप लिख रहे हैं या फिर लोगों को पता चल रहा है, तो जो भी चीजें
भूतकाल में हो रही है, चाहे वो चरित्र और स्थान की हो, घटनाएं हो, तारीख हो, ये सब चीजें लिखी जा रही थी। ये सब चीजें औपनिवेशिक लोगों का मानना था। अब बंगाल में कई सारे उपन्यास मराठों और राजपूतों को लेकर लिखे गए। अब इनको दिखाया गया कि ये बड़े वीर हैं, इनमें साहस है और त्याग है। इससे क्या हुआ, क्योंकि ऐसे जो गुण थे उस समय जो दफ्तर और सड़क पे लोग चल रहे थे उनमें नहीं थे, या ये कहें कि उनको ये दर्शाना चाहते थे उपन्यासकार। तो ये जो गुलाम जनता का एक विवरण दिया औपनिवेशिक इतिहासकारों ने, यहां पर ऐसे उपन्यास की जरूरत थी, या लोगों ने ऐसा कहा कि भाई ये सब जो चीजें चल रही हैं, तो मैं भूदेव मुखोपाध्याय साहब का नाम लेना चाहूंगा। भूदेव मुखोपाध्याय साहब ने एक अंगुरिया विनिमय, अब ये ध्यान रखिएगा, ये पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। उपन्यास के बारे में हम बात कर चुके हैं बंगाल में कौन सा था, लेकिन बंगाल का जो पहला ऐतिहासिक उपन्यास है वो भूदेव मुखोपाध्याय ने लिखा, उसका नाम था अंगुरिया विनिमय। ये आपको याद रखना। अब यहां पर इन्होंने क्या दिखाया कि जो शिवाजी थे वो औरंगजेब, उनके बीच में एक चीजें जो थी कि शिवाजी, औरंगजेब किसी तरीके से शिवाजी को कैप्चर करना चाहता था और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था, उसके लिए कुछ भी कर सकता था। तो अल्टीमेटली उनको वो नजरबंद करना चाहता था। शिवाजी को ये पता चला तो शिवाजी अपना वहां से निकल गए और फिर वो जंग के लड़ाई के मैदान में ही नजर आए। तो ये जो चीज इन्होंने लिखी, उससे क्या दिख रहा था? उससे ये दिख रहा था कि एक साहस की बात, कि उनमें कितना पावर था, कितनी सोच थी, और एक जीवन का प्रेरणा स्रोत कि आप जो ये लोग हैं ना, जो आज दफ्तरों में बैठे हैं या सड़कों में चल रहे हैं, उनको भी तो पता चले कि शिवाजी क्या थे। तो एक तरीके से हिंदुओं की आजादी के लिए राष्ट्रवाद लड़ रहे राष्ट्रवादी हैं। ये चीज खासतौर पे एक बकायदा एक समुदाय या ये कहें एक धड़ा होता है जो इस चीज को प्रेज करता है कि हाँ ये चीज हुई है, और इससे क्या होता है कि लोगों में एक भावना भी जाग जाती है। तो ये इस तरीके से उस समय उपन्यास लिखे गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उपन्यास में इतनी पावर थी, इतनी उसमें जो एक राष्ट्र वो बना देते थे, इसमें इतनी जबरदस्त थी कि बाकायदा राजनीतिक आंदोलन खड़े हो गए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो साहब थे, उन्हें आनंद मठ जो अपनी किताब है उसमें मुसलमानों से लड़कर हिंदू राज्य स्थापित करने वाले जो हिंदू सैन्य संगठन है, मतलब ऐसे हिंदू जो मुसलमानों से लड़कर बाकायदा हिंदूवाद या कहें कि हिंदू या रिलीजन या कहें हिंदुत्व का एक स्थापित करना चाहते थे, एक महकमा। तो यहाँ पर लोग प्रेरित हुए ना, कोई भी प्रेरित हुआ, लेकिन हुआ तो सही। आनंद मठ में इतना पावर था, तो कैसे लोग जिससे जुड़े। ये केवल धर्म के नाम पे नहीं है, राष्ट्र के नाम पे भी लोगों ने चीज ऐसी लिखी जिससे काफी लोगों को बढ़ावा मिला, उनकी सोच को बढ़ावा मिला। यहाँ पर मैं एक चित्र दिखाना चाहूंगा, ये चेमिन फिल्म का दृश्य है। बस इससे ये समझिएगा कि उपन्यास इतने पावरफुल हो गए थे कि उस पर बाकायदा पिक्चरें बनाने जाने लगी, मूवीज बनाई जाने लगी। ये भी एक कन्नड़ फिल्म चोमाना दुदी, इसका एक दृश्य है, और ये भी एक उपन्यास पे आधारित है। शिवराम कारत, प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यास कार है शिवराम कारत, उनके उपन्यास पर आधारित है। तो कई उपन्यासों पे किताबें लिखी गई जो आज भी लिखी जाती है। अब उपन्यास से राष्ट्र निर्माण कैसे हुआ? राष्ट्र निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि जब आप उपन्यास में ऐसी चीज लिखेंगे कि भाई अतीत में, पुराने जमाने में कितना साहस था, कितना शौर्य था लोगों के पास, और ये दिखाना चाहते थे कि हर तबका या हर वर्ग अपने उपन्यास में उसको दिखाया करते थे। तो इससे ये होता था कि लोग उससे जुड़ते थे। अब प्रेमचंद की मैंने जैसे कहा कि मैं उनकी बात करूंगा, उन्होंने बड़ी बेहतरीन चीज की। उन्होंने क्या किया कि जो अपने उनके उपन्यास थे उसमें उन्होंने बाकायदा हर एक आदमी को दिखाया। उन्होंने जमींदार को भी दिखाया, उन्होंने नवाब को भी दिखाया, उन्होंने गरीब आदमी को भी दिखाया, मध्यम वर्ग वाले को भी दिखाया। मतलब हर आदमी जो उच्च वर्ग का है या जिसके पास पैसा है और जो हाशिए पे खड़ा है, उन सबको दिखाया। तो जरूर इसमें इन्होंने एक दिखाने की कोशिश की कि कैसे जो निचला वर्ग है, और ये कहें महिलाएं, खासतौर पर निचला वर्ग और महिलाएं, ये कैसे इनकी दुर्दशा है। लेकिन जरूरत ये थी कि उसको बहुत अच्छे शब्दों में इन्होंने पेश किया, क्योंकि प्रेमचंद जो है वो प्राचीन इतिहास में नहीं जा रहे थे। प्रेमचंद ये नहीं कह रहे थे या पुरानी जो भी गाथाएं थी उसको नहीं लिख रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आज क्या है और क्या भविष्य में होना चाहिए। अतीत का महत्व को तो रख ही रहे थे साथ में, लेकिन आगे क्या होना चाहिए, भविष्य में क्या चल रहा है, आज क्या चल रहा है, वो भी वो दिखाना चाहते थे।
तो अब बहुत सारे लोग जो है वो खास तौर पे प्रेमचंद की बात अगर हम कहें तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज उन्होंने लिखी जो समाज के हर एक भाग को छूती थी। रंगभूमि जो चीज लिखी गई, रंगभूमि, इसमें जो केंद्रीय चरित्र यानी जो मेन कैरेक्टर इस उपन्यास का था वो था एक सूरदास। सूरदास का मतलब होता है जो बेचारा देख नहीं सकता, और अछूत जाति का था, यानी कि एक आदमी जो देख नहीं सकता और जो अछूत है, जो सबसे निचले वर्ग का, उसका क्या हाल हुआ। यानी कि प्रेमचंद जी ने क्या किया कि जो सबसे दबा कुचला एक ऐसा इंसान है उसको अपना हीरो लिया, उसको हीरो लिया, और पूरी कहानी में, पूरे उपन्यास में ये बताया कि तंबाकू फैक्ट्री के लिए जो सूरदास के पास जो जमीन है वो कैसे उससे छीनी जा रही है और इसके लिए कैसे वो संघर्ष कर रहा है। तो ये बताने की उन्होंने कोशिश की इस पूरे, आप ये कहें पूरे उपन्यास में, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो औद्योगिकरण हो रहा है उससे जो गरीब जनता है उसका क्या हाल हो रहा है। एक मैं नाम जरूर लूंगा, गोदान। गोदान आपको बहुत याद रखना है, 1936 में गोदान को लिखा था प्रेमचंद्र जी। ये एक बहुत, इसे कहते हैं एपिक महान उपन्यास है गोदान। इसमें किसान है होरी और उसकी बीवी है धनिया। अब इसमें इन्होंने क्या किया, जमींदार, महाजन, पुजारी, जो ब्रिटिश राज में नौकर लोग थे, उन सबको इस दिखाया, और वो ये इन गरीबों को ऐसा फंसाते हैं कि वो बेचारे भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं, उनके पास बेचारों की जमीन भी नहीं होती। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी ये जो होरी है और धनिया है अपनी इज्जत कायम रखते हैं, अपनी गरिमा ये बनाए रखते हैं। ये प्रेमचंद जी ने लिखा, और ये एपिक है गोदान, ध्यान रखिएगा। इससे बेहतरीन चीज शायद ही लिखी गई हो, मतलब बेहतरीनों में आती है, इसलिए आपको याद रखना, पूछा जाता है। तो निष्कर्ष ये समझ में आता है हमें कि जितने भी उपन्यास लिखे गए उसका कोई ना कोई कारण था, और सबके अलग अलग कहे पाठक थे। तो सब तरीके के उपन्यास लिखे गए, और चाहे वो ये प्रेमचंद साहब है ऐसे दिखते थे, तो हर चीज जो लिखी गई वो सबको दे के लिखी गई, मतलब ध्यान में दे के लिखी गई। जो समसामयिक चीजें हैं वो चीज पेश की गई, जैसे मैंने अभी प्रेमचंद जी का नाम लिया, और अन्य उपन्यासकार थे, उन्होंने जो वहां की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको दिखाने की कोशिश की। लेकिन इससे ये भी चीज होती है कि जो अलग अलग संस्कृतियों को दिखाया गया, अलग अलग रिलीजन को दिखाया गया, अलग अलग कहें कि महकमों को दिखाया गया, और लोग उससे जुड़े, लोग अपनी चीजों को पहचाना, उन्होंने मूल्यों को पहचाना। और अब क्योंकि उपन्यास उन्हें एक नया आयाम दे रहा था सोचने का, तो अब वो सवाल भी कर सकते थे, अपनी पहचान को भी समझ सकते थे। तो ये सब चीजें हमने जानने की कोशिश की इस डिस्कशन में। ये नॉवल है जो हिंदुस्तान की है। मैं एक बार जरा इसका डिस्कशन कर लूं, क्योंकि ये सारी चीजें हमने गद्य में पढ़ी है, एक एक करके पैराग्राफ में पढ़ी है। एक बार जरा इसको मैं थोड़ा इसमें बता दूं, थोड़ा ताकि आपको हल्का सा याद रहे। जो बाणभट्ट है कादम्बरी, ये 7वीं शताब्दी में उन्होंने लिखा था। देवकीनंदन खत्री साहब ने लिखा था चंद्रकांता, रुकैया हुसैन ने लिखा था सुल्तान्स ड्रीम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 2 चीजें लिखी थी, एक तो दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ, ये बड़ी फेमस हुई। और पोथेरी जो कुंजानबू, इन्होंने सरस्वती विजयम लिखी थी। और भूदेव मुखोपाध्याय साहब ने अंगुरिया विनिमय लिखी थी। ऐसी लक्ष्मण मोरेश्वर हाल्बे साहब ने मुक्तमाला लिखी थी। और प्रेमचंद साहब, इन्होंने तो सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि, गोदान जैसे बड़े एपिक चीजें लिखी हुई हैं, बड़ी बेहतरीन चीजें लिखी हुई हैं। और थोड़ा एक मैं डिस्कशन उनके बारे में भी करना चाहूंगा, जो हम वेस्टर्न, या फिर कहें कि जिनका हमने डिस्कशन किया, जो यूरोप, या ये कहें यूरोप में जैसे इंग्लैंड भी आता है, वहां के कुछ बड़े फेमस उपन्यास रहे। तो चार्ल्स डिकेंस का नाम सबसे ऊपर आता है। इन्होंने ओलिवर ट्विस्ट और हार्ड टाइम्स लिखा था। तो जब औद्योगिकरण हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो वहां पर लोगों का क्या हश्र था, जो काम करते थे, उनके बारे में बताया इन्होंने मेनली। डेनियल डेफोए साहब ने रॉबिन्सन क्रूसो लिखा। उन्होंने औपनिवेशिकरण के बारे में बताया कि औपनिवेशिकरण अच्छा था, लोगों को इस तरीके से दिखाया गया। आर एल स्टीवन साहब ने ट्रेजर आइलैंड लिखा था। इसमें जो नए लड़के हैं दूसरी जगह जाके कॉलोनी बनाते हैं, और उनके पास साहस है, उनके पास नई जगह जाके कॉन्कर करने की, जीतने की क्षमता है, ये ट्रेजर आइलैंड में था। जेन ऑस्टिन, इन्होंने प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा था। इन्होंने जो औरतों की गांवों में, रूरल सोसाइटी में जो हालत है, वो उसके बारे में बताया था। थॉमस हार्डी साहब ने लिखा था मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज।
इसमें भी उन्होंने जो गांव की कम्युनिटीज हैं उनके बारे में बताया था, इंग्लैंड के बारे में। हेनरी फील्डिंग साहब ने टॉम जोन्स इन्होंने जैसे मैंने बताया था कि 6 संस्करण छापे थे और हर एक संस्करण का 3-3 शिलिंग कॉस्ट था। ये इस समय बताने की कोशिश की गई थी कि कितना महंगा था। शार्लेट ब्रॉन्ट, इन्होंने जेन आयर करके लिखा था, और ये जो जेन है इसको दिखाया था कि एक महिला है जो बड़ी इंडिपेंडेंट है और बड़ी स्ट्रांग है। हेलेन हंट जैक्सन, इन्होंने रमोना लिखी थी। इसमें जो नई लड़कियां हैं उनके लिए प्यार मोहब्बत की कहानियां थी। रुडयार्ड किपलिंग, इन्होंने जंगल बुक लिखी थी, और अगेन वो यही चीज थी इसमें कि जो नया लड़का है और किस तरीके से वो अपनी जिंदगी मतलब साहस से जी रहा है और नई जगह पे जाके कुछ साहसी काम कर रहा है। सारा चॉन्सी वुल्सी, इन्होंने लिखा था व्हाट केटी डिड। लव स्टोरीज, ये भी यही बात है कि मोहब्बत और प्यार मोहब्बत पे ये इन्होंने उपन्यास लिखा था। तो ये बात हुई आपके इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।